नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। कहते हैं सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सफलता के मुकाम तक पहुंचने के लिए लगती है एक सोच, लगता है एक समर्पण और लगता है कड़ा संघर्ष। और इन्हीं तमाम रास्तों से होकर गुजरता है मोदी का 8 वर्षों का कार्यकाल। प्रधानमंत्री बनते ही मोदी का स्वागत हुआ, गालियां मिली, तालियां मिली और कई चुनौतियों का सामना भी मोदी सरकार को करना पड़ा। लेकिन पीएम मोदी ने अपने इन 8 वर्षों में ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसलों को अमली जामा पहनाया है जो भारत के गौरवशाली इतिहास में नासूर बने हुए थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जिनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह है। मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगाई है जो दशकों से लंबित पड़े थे, जो देश के गौरवशाली इतिहास में नासूर बने हुए थे। साथ ही जनहित के ऐसे बड़े फैसले भी लिए जिसने श्रेष्ठ भारत के फासलों को कम कर दिया। मोदी सरकार में विकास की यात्रा अविरल है और इस कड़ी में लिए गए फैसलों की फहरिस्त भी लंबी है। जैसे जल शक्ति मंत्रालय 31 मई 2019 को देश के इतिहास में पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ। इस नए मंत्रालय के गठन का उद्देश्य 2024 तक देश के हर घर तक नल से स्वच्छ जल को पहुंचाना है। लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए ना तरसना पड़े। ग्रामीणों और साफ पानी के बीच के फासलों को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल जल योजना की शुरुआत की। इसके अलावा 1 जून 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना लागू की और इसके दायरे में हर किसानों को शामिल किया। इस योजना के तहत देश के हर किसानों को साल में 6,000 रुपए उनके खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाता है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसको शॉर्ट में कहते पीएम किसान, इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे पहुंचने वाले हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं। इससे करोड़ों छोटे किसान जिनको कभी सरकारी मदद नहीं मिली, उनको मदद पहुंचने वाली है। साथियों, अब आप ही बताइए, अगर आप एक मरीज है तो आप क्या पसंद करेंगे कि आप हर 6 महीने में बीमार पड़े और फिर जब डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर कुछ पुड़िया पकड़ा दें, इंजेक्शन लगा दें, रुपये मार ले, यही क्रम जिंदगी भर चलता रहे, हर 6 महीने डॉक्टर के पास जाना, या फिर आप एक बार बीमार पड़ने के बाद और डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आपको उस बीमारी को जड़ से मिटाने का इलाज करें। किसके पास जाएंगे भाई? बार बार बीमार होना पड़े ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे कि जो बीमारी को जड़ से उखाड़ दे, उसके पास जाएंगे? निश्चित तौर पर आप जो जड़ से उखाड़ने वाला डॉक्टर है उसके पास ही जाएंगे। लेकिन आज तक हमारे यहां किसानों के लिए पहले वाला इलाज अपनाया जा रहा था, बीमार करो पुड़िया दो, बीमार करो पुड़िया दो। 26 मई 2022 को केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन मोदी की अगुवाई वाली सरकार का ये सफर काफी उतार और चढ़ाव वाला रहा। अपने इस कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं
जिनको लेकर काफी विवाद हुआ, लेकिन गुजरते वक्त के साथ जनता ने उनके कामों को खूब सराहा और यही वजह है कि 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई अब देश से गायब होने लगी है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। 30 जुलाई 2019 को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ, जब देश की संसद ने 3 तलाक बिल पारित किया। मोदी सरकार का महिलाओं के प्रति सम्मान और उन्हें बराबरी का अधिकार देने की प्रतिबद्धता के चलते ही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति मिली है। आज देश में 3 तलाक गैर कानूनी है और इस कानून का उल्लंघन करने वालों को 3 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अलावा 5 अगस्त 2019 ये तारीख स्वतंत्र भारत के इतिहास की स्वर्णिम तारीख है, जिसने अखंड भारत की अवधारणा को साकार कर दिया। मोदी सरकार के इस फैसले ने जम्मू कश्मीर और देश के लोगों के बीच के फासलों को मिटा दिया। धारा 370 के खात्मे के साथ भारत का संविधान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी लागू हुआ और वहां के नागरिकों को देश के हर नागरिकों की तरह समान अधिकार भी मिलने लगे। इसी के साथ 2 विधान 2 निशान का प्रावधान भी खत्म हुआ। अब जम्मू कश्मीर की हर वादियों, हर चोटियों और हर इमारतों पर देश का तिरंगा लहरा रहा है। अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं हैरान हूं, हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के भूख में 21वीं सदी में मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। ये कौन सा न्याय है? और इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव अपनी जगह पर होते हैं, राजनीति अपनी जगह पर होती है, लेकिन हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। देश की आस्था से जुड़ा अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण का मुद्दा दशकों तक स्वार्थपरक राजनीति के दुष्चक्र में पिसता रहा, लेकिन असंख्य राम भक्तों के बलिदान और नरेंद्र मोदी की अटूट कटिबद्धता के परिणाम के चलते 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त हुआ। मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए तत्परता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और यही वजह है कि आज श्री राम जी की चांदी की भव्य मूर्ति को सुघोषित किया जा चुका है और जल्द ही भगवान श्री राम का मंदिर अब मूर्त रूप लेने वाला है। अयोध्या में इन दिनों रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। 2 साल पहले 5 अगस्त 2020 को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के निर्माण कार्य भूमि का पूजन किया, तब से लेकर अब तक मंदिर निर्माण का कार्य लगभग 40% पूरा हो चुका है। राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कोर्ट के निर्देश अनुसार मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया गया।
जिसमें देश के प्रमुख संतों और धर्माचार्यों को स्थान दिया गया। फैसला आने के करीब 9 महीने बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धूमधाम के साथ अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि परिसर में भूमि पूजन कर राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी, जिसके बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब 2 साल बाद मंदिर के फाउंडेशन को तैयार किए जाने के बाद 21 फुट ऊंचे फर्श को भी तैयार कर लिया गया है और जल्द ही अब राम मंदिर मूर्त रूप लेगा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। 1950 में हुए नेहरू लियाकत समझौते के बाद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते ही गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर जब अल्पसंख्यक भारत आए तो यहाँ की सरकारों ने भी उनके जख्मों पर मरहम लगाने की पहल नहीं की। लेकिन 11 दिसंबर 2019 का दिन देश में रह रहे शरणार्थियों के लिए एक नया सबीरा लेकर आया, जब देश की संसद में नागरिकता संशोधन बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ। बिल पास होने के बाद में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता भी साफ हो गया। करीब 3 साल पहले जब केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई तो देश भर में इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई, काफी विवाद हुआ। सियासी पार्टियों ने भी इसका जमकर विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे लेकर लगातार स्थिति साफ करती रही। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों के जहन में तमाम सवाल उठे और कहा गया कि इससे नागरिकों के मौलिक अधिकार छिन जाएंगे। इसके अलावा नागरिकता कानून को मुस्लिम विरोधी बताया गया, लेकिन सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि इस कानून से ना तो किसी के मौलिक अधिकार छिनेंगे और ना ही किसी धर्म के खिलाफ इसे लाया गया है। ये कानून किसी को भी नागरिकता से वंचित नहीं करता, ना ही यह किसी को नागरिकता प्रदान करता है। यह केवल उन लोगों की श्रेणी को संशोधित करता है जो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित है और अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से है, उन्हें भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हुआ है। जबकि ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ है कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत के एक भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई? बराबर आ गई? मैंने साफ साफ बताया कि नहीं बताया? संसद में भी बताया था। आपको समझ में आता है, उनको समझ में नहीं आता है।
क्योंकि उनकी राजनीति की खिचड़ी नहीं पक रही है। भाइयों बहनों, फिर भी कांग्रेस और उसके साथी झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, अपप्रचार कर रहे हैं। साथियों, आज झारखंड की इस धरती से, इन वीर पुत्रों की धरती से, देश के लिए मर मिटने वाले इन शहीदों की धरती से मैं फिर एक बार पूरे देश को, देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर किसी को फिर से कहना चाहता हूं कि इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। कोरोना संकट के समय दुनिया भर में त्राहिमाम मचा हुआ था। कोरोना करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले चुका था और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। किसी को भी कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि आखिर करें तो क्या। दुनिया के सामने सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इस मर्ज की दवा कौन बनाएगा और इस महामारी से निजात कौन दिलाएगा। इस दौरान मोदी सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला करके इस महामारी से निजात दिलाने में सभी लोगों का सहयोग किया है। कोरोना संकट के समय कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स और आम नागरिकों के लिए मोदी सरकार ने विशेष सुरक्षा चक्र तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोविड-19 के खिलाफ 16 जनवरी 2021 को विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। कोरोना पीड़ितों की सेवा में अपना जीवन गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हुए। उस वक्त उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों को लगाकर समाज एक तरह से अपना ऋण चुका रहा है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी। साथियों, इतने कम समय में वैक्सीन बनाना अपने आप में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें कोई हरा नहीं पाया और जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें कोई चुनौती नहीं दे पाया। जब उन्होंने संसद के अंदर कदम रखा तो उनका कोई सामना नहीं कर पाया और जब उन्होंने दुनिया भर में भ्रमण किया तो कोई भी वैश्विक नेता उनके सामने टिक नहीं पाया। इस तरह संघर्षों, सफलताओं और सेवा भाव की दास्तां से भरा पड़ा है नरेंद्र मोदी का जीवन काल। फिलहाल वीआईपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।